नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस में। आज हम लोग इस लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है और जो टॉपिक्स है, डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो ये पूरा जो सीरीज होगा ये एंशियंट हिस्ट्री का जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया हुआ है उससे पूरा रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यह जो एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको हाईली यूज़फुल है। मतलब हर एक जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर इस पूरा जो सिलेबस है उसका पूरा एक डिस्कशन होता है। यहाँ पर एक पूरा अगर देखें तो वहाँ कोई भी क्वेश्चंस देखें आप हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो एक एनसीईआरटी से आपको उठाकर पूछा जाता है। चाहे यूपीएससी की बात करें तो उसका हम पूरा पैटर्न यहाँ डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए थे, तो वो डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यह जो सीरीज होगा हमारे, पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिएवल डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज होगा पूरा, जिसमें ये तीनों जो सिलेबस होगा ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो कि एक इंडियन एंशियंट हिस्ट्री है, इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को यहाँ एनालाइज कर लेते हैं। तो 2017 में देख सकते हैं यहाँ 7 क्वेश्चंस पूछा गया, फिर 6 क्वेश्चंस पूछा गया 18 में, फिर 5 क्वेश्चंस 19 में, फिर 11 क्वेश्चन। ये 2020 में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक का एंशियंट हिस्ट्री में पूछा गया है। फिर 8 क्वेश्चंस आपको 2021 में पूछा गया, 8 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 9 क्वेश्चंस आपको 2023 में पूछा गया। अगर 24 की बात करें, जो कि 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ था, वो एक बोल सकते हैं कि एक एवरेज उतना ज़्यादा टफ नहीं था। जो 2023 का प्रीलिम्स था वो ज़्यादा टफ माना जाता, लेकिन 2024 का जो प्रीलिम्स था एक एवरेज क्वेश्चन था, जिससे पीवाईक्यू के डिफरेंट क्वेश्चंस जो सेटअप होते हैं उस तरह से एक सिलेबस पैटर्न पर क्वेश्चंस था। तो 2024 का जो पैटर्न था उसमें अगर देखें तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपको एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में अगर देखें तो मिला के पूरा क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। अभी थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, लेकिन एक एक क्या होता है कि जीएस का सिलेबस है, तो आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है। अगर आप करंट अफेयर्स पर डिपेंड होते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप जीएस का कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री क्या होता है वो चेंजिंग नहीं होता। वो एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक आपका क्वेश्चन फिक्स होता है कि वहाँ से अगर पूछा जाए, भले ये सिलेबस आपको बहुत वास्ट है, चाहे वो एंशियंट देखे मेडिएवल देखे, तो हिस्ट्री एक पूरा वास्ट सिलेबस हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन लेकिन ये एक मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आपका नंबर जो है इसमें आने का चांस ज़्यादा होता है अगर क्वेश्चंस आपको आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है। तो यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यह एंशियंट का जो सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जितने भी पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो हम लोग इस स्लाइड में पूरा यहाँ पर डिस्कशन करना है हम लोगों को, तो वो हम लोग यहाँ पर अच्छे डिस्कस करेंगे और वही पॉइंट पर ज़्यादा हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए, वो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा एग्जाम का एक पैटर्न है, एग्जाम का एक सिलेबस का कहाँ से कितना क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं करंट अफेयर से कम 13-14% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए हिस्ट्री का ये पूरा पार्ट है, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी आया था, मेडिएवल भी आया था, एंशियंट भी, आर्ट एंड कल्चर भी आया था। तो ये पूरा हिस्ट्री का जो पार्ट है, इस पार्ट में देख सकते हैं कम से कम 15-20% का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है। आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक चांस होता है मतलब क्वालिफाई करने का। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे साइंस टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया। तो ये मेनली आपको इकोलॉजी, करंट अफेयर, ये सब मेनली करंट अफेयर से लिंक होता है। बाकी हिस्ट्री कोई करंट अफेयर से लिंक नहीं होता, वो डिफरेंट जो टॉपिक्स है, जो एनसीईआरटी में मेंशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पर स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलाई करते हैं। आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी अगर देखें तो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है और वही वैलिड होता है, वही ऑथेंटिक होता है कि जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बहुत सारा क्या होता है कि अगर आप दूसरा बुक मार्केट से रेफर करते हैं तो वहाँ बहुत सारा एक डिबेट होता है। कोई भी क्वेश्चंस का अगर देखें तो यूपीएससी का बहुत सारे क्वेश्चन डिबेटेबल होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस आपको नहीं मैच होता है, लेकिन यूपीएससी रिकॉग्नाइज करती है उसी आंसर को जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन्ड है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें
सिलेबस में, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस की अगर बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, फॉरेन अकाउंट्स जितने भी बुक्स हैं जो पब्लिश किए गए इंडिया में, मॉडर्न हिस्टोरियंस जो कि एंशियंट इंडिया के मॉडर्न हिस्टोरियंस है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जो चैप्टर 2 हमारा होगा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। ये जो प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और हिस्टोरिक क्या होता है, वो तीनों जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हम लोग यहाँ समझेंगे। तो प्री हिस्टोरिक हो गया कि जिसमें कोई आपको लेखन का काम नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई भी कागज़ पर लिखा हुआ या कोई भी ट्री बार्क पर लिखा हुआ उस तरह का चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो चीज़ मिलेगा आपको प्री हिस्ट्री में वो मेनली स्टोन टूल्स मिलेगा, कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेगा, जैसे कॉइन्स फॉर्म हो गया या सील्स हो गया, तो उस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड में। फिर प्रोटो हिस्ट्री में क्या था वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपको एक लंबा चैप्टर है हिस्ट्री का, लेकिन एंशियंट में क्या होता है, जो जो एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ दिया गया है, क्योंकि ये एक प्रीलिम्स का एक सिलेबस होगा जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स टाइप से होगा कि जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाएगा, और पूछने का यहाँ का जो मतलब पैटर्न है वो इसी तरह से आपको मिलेगा। तो फिर ये देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, न्योलिथिक एज हो गया, इसमें चाल्कोलिथिक हो गया जो कॉपर और स्टोन का एज है, मेगालिथिक कल्चर हो गया, हिस्टोरिकल एज हो गया। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मस्ट है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो यह अगर देख सकते हैं तो ओरिजिन हो गया, जोग्राफिकल एक्सटेंट हो गया, फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सिटीज़ हो गया, इंपॉर्टेंट साइट्स हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, सोशल कंडीशंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो क्या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक मतलब सीरीज में है, अगर इसे आप इस तरह से याद करते हैं तो ये आपको याद रहेगा, एक आंसर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। पहले सिटीज़ के बारे में डिस्कस किए, फिर साइट्स के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, वो सब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें वैदिक एज आ जाता है। वैदिक के दो एज में डिफाइंड है, दो एज में आपको यहाँ पर क्या गया है, इसे डिफ्रेंशिएट किया गया, एक अपर वैदिक एज, एक लोअर वैदिक एज। तो अपर वैदिक क्या होता है, जिसमें एडवांस ऑफ आर्यन का किस तरह से आगमन हुआ इंडिया में, क्या क्या इन्वेडर्स हुए, तो उस तरह का जितना भी यहाँ क्वेश्चंस होगा, जितना भी यहाँ कॉन्सेप्ट्स होगा, जो फैक्ट्स होगा, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग यहाँ फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, समझेंगे फैक्ट्स को, पहले फैक्ट्स को हम लोग यहाँ समझेंगे, उसके बाद फैक्ट्स को याद करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो वो एक बार अगर समझ लिया तो वो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो वो मल्टीपल टाइम जो रिवीजन, जैसे डेट हो गया, इंपॉर्टेंट साइट्स हो गया, इंपॉर्टेंट जो जहाँ पर कौन कौन से एविडेंसेस मिला वो साइट्स हो गया, कौन कौन से कॉइन्स किस किंग्स ने पब्लिश किया वो चीज़ हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्ट्स है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। फिर अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर का जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, वैदिक एज हो गया, लेटर वैदिक एज हो गया। फिर अगर रिलीजियस मूवमेंट्स की बात करें तो राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट्स हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर देखेंगे तो हर एक साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मस्ट है पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपको एंशियंट हिस्ट्री का, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैनिज्म बुद्धिज्म देखेंगे, ये भी एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। यहाँ से अगर मेंस में भी देखें तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। फिर अदर हेट्रोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट्स देखे, जो बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स भी हुए थे उस समय। फिर भगवतिज्म हो गया, न्यू डायनेमिक फोर्स हो गया, जो इस्लामिक मूवमेंट भी आया था उस समय, सूफीज़म हो गया, उस तरह के जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स है वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 होता है महाजनपद। जानते हैं महाजनपद 16 महाजनपद था उस समय, जो लेटर वैदिक पीरियड के बाद वो डेवलपमेंट हुआ। फिर कैसे महाजनपद का इमरजेंस हुआ, कौन कौन से 16 महाजनपद था, रिपब्लिक्स कौन था 6th सेंचुरी में, जो कि हम लोग वज्जी के नाम से जानते हैं, जो कि कैपिटल वैशाली है इसका। फिर अगर देखें फॉरेन इन्वेजन हुआ उस समय, कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुआ मौर्य के पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया तो सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा के बारे में, अशोका के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको मस्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक है। अशोका के बारे में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका सोसाइटी में, और जो हिस्टोरी देखे तो हिस्टोरिकल इनका एक बहुत ज़्यादा बुक भी है जो पब्लिश्ड है। तो अशोका के बारे में हम लोग यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उस पर ज़्यादा इंफेसिस होगा इस डिस्कशन में। जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, मौर्य का आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर हो गया। तो देख रहे हैं एक सिलेबस एक आंसर के फॉर्म में भी है पूरा, आपको यहाँ पर चैप्टर जो टॉपिक्स है वो मेंशन्ड है। फिर चैप्टर 8 की हम लोग यहाँ पर बात करें अगर,
तो ये है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसमें हम लोग किंगडम्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे। सुंगा डायनेस्टी, कानवास डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, फॉरेन किंगडम्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर चैप्टर 9 में देखें तो एज ऑफ द गुप्ता, जिसमें कि गुप्ता एम्पायर, रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, किस तरह से डिक्लाइन हुआ। फिर पोस्ट गुप्ता एरा की बात करें, जिसमें कि हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 606 से 647 एडी तक इनका रूल था। फिर यहाँ पर किस तरह से सिविलाइजेशन आपको ईस्टर्न इंडिया में, कामरूप किंगडम, फिर अदर डायनेस्टी जो पोस्ट गुप्ता एरा में जो डायनेस्टी आया, फिर पाला डायनेस्टी के बारे में, फिर गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। फिर अगर देखें तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ इन पोस्ट गुप्ता एरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पोस्ट गुप्ता एरा, ये सब पूरा यहाँ का डिस्कशन होगा। फिर चैप्टर 11 की बात करें, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हिस्ट्री क्या होता है कि अपने में एक कठिन माना जाता है इसे, क्योंकि इसका जो नेमिंग होता है वो नेमिंग थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस करने में, थोड़ा सा याद करने में आपको कठिनाई होती है, थोड़ा सा मतलब टफ होता है। लेकिन फिर भी अगर इसे आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी जैसे मेनली वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे पोर्ट्स हो, आर्किटेक्चर हो, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, सातवाहना डायनेस्टी हो गया। तो यह एक मतलब अच्छा कंसेप्ट है। और फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देखेंगे, जो साउथ इंडिया का जो जितना भी मतलब फैक्ट्स होगा, जो कंसेप्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ समझेंगे, जो एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतना ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपको संगम एज हो गया, मेगालिथ कल्चर हो गया, 3 अर्ली किंगडम्स हो गया, न्यू किंगडम्स इन डेक्कन एरिया हो गया, चोलाज हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपीरियल चोला। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का एक पार्ट था। जो कौन कौन से टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स हमने देख लिया। तो उससे क्या होता है कि ओवरव्यू मिल जाता है स्टूडेंट को कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमको यहाँ डिस्कशन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो वो सिंपल लिख देता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या होता है, वो आपको उसमें एंशियंट भी इंक्लूडेड होता है, मेडिएवल भी होता है और मॉडर्न भी होता है। अब मॉडर्न के साथ साथ आजकल आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो आर्ट एंड कल्चर यही सब हो गया, जो आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्य पीरियड, आर्ट एंड कल्चर ऑफ अशोका पीरियड, गुप्ता पीरियड, तो ये सब क्या हो, आर्ट एंड कल्चर ऑफ साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है, तो यही सब पूरा इंक्लूडेड होता है आर्ट एंड कल्चर में। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन का यहाँ जो टॉपिक है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये पूरा इसमें रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के मतलब टॉपिक से। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, चैप्टर 1 एंशियंट हिस्ट्री का, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो देख सकते हैं 6 से 12 तक का पूरा एक एनसीईआरटी का डिस्कशन है, जिसमें देख सकते हैं क्लास 6 का भी एनसीईआरटी डिस्कस किया गया, क्लास 11 का भी है, फिर क्लास 11 का देख सकते हैं चैप्टर 2 है, क्लास 11 का चैप्टर 3, ओल्ड न्यू दोनों चीज़ें यहाँ पर। तो तमिलनाडु हिस्ट्री, जितने भी हिस्ट्री के डिफरेंट बोर्ड्स के जो हिस्ट्री हैं, वो सारा आपको यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा। तो ये एक बोल सकते हैं कि वन शॉट लेक्चर होगा, जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन होगा। कोई भी एनसीईआरटी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे आप अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं, इसे अच्छे से आप देख लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं, अगर अच्छे से कंसेप्ट को, फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, तो फिर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो अगर चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्या है कि जो एंशियंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों होता है। ये मतलब कुछ कुछ इसमें जो डिस्कशन करेंगे तो एक कहानी के रूप में करेंगे, स्टोरी के रूप में भी। क्यों क्या होता है, फैक्ट्स तो आपको कहीं से मिल जाएगा, कोई किताब आप उठाइएगा, वहाँ से फैक्ट्स आप रट लीजिएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो होता है, एक जो स्टोरी के फॉर्म में अगर किसी चीज़ को बताया जाता है, तो वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहता है। तो सबसे पहले अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हिस्ट्री क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आज जितने भी आप चीज़ देखते हैं, चाहे वो आपका फूड कल्चर हो, चाहे वो आपका ड्रेसिंग कल्चर हो, चाहे वो आपका रहने का जो आज के समय बिहेवियर हो, तो वो सब हमारा एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है। वो शुरू से ही होता जा रहा है। जैसे कि अगर आप लोग आज देखते हैं, कोई अगर मतलब कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, मतलब कोई अगर किसी तरह का डोमेस्टिकेट करता है, चाहे डॉग्स हो, कैटल्स हो, मतलब अगर आप मतलब बोल सकते हैं, अगर गाय, कुत्ता, बिल्ली या कुछ भी अगर आप पालते हैं, तो वो भी आज से नहीं कि आज मॉडर्न युग में आदमी उसे पालना शुरू करे। बहुत आदमी को लगता है कि मॉडर्न एज का एक मतलब कंसेप्ट है कि कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली, कोई कुछ। ये पुराने ज़माने से ही हो रहा है, ये एंशियंट टाइम से ही हो रहा है। अगर देखें तो मेसोलिथिक एज से ही हो रहा है, 50,000 जो बीसी था, उस समय से यह चीज़ आपको चला आ रहा है। तो ये हिस्ट्री से हमें ये समझ में आता है कि मतलब आज के समय में जो आपको यूज़ हो रहा है, चाहे मेकअप का जितना भी सामान यूज़ हो रहा है, चाहे वो लेडीज़ का, ये पूछा भी गया था यूपीएससी में, लिपस्टिक हो गया, चाहे वो सिंदूर हो गया, और डिफरेंट जो मतलब जो जो ड्रेस मटेरियल जो हम लोग पहनते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो सारा जो आपको एंशियंट से ही चला आ रहा है। चाहे जो बरियल साइट्स हो गया, जिस तरह से आजकल बरी किया जाता है, क्रीमेट किया जाता है बॉडी को, कोई भी बॉडी को जलाया जाता है, और कोई भी रिलीजन को जो हम लोग मानते हैं, चाहे वो आपको इनएनिमेट रिलीजन हो या एनिमेट रिलीजन हो, तो वो सारा आपको हिस्ट्री से ही पता चलता है हमारे। तो किसी भी कंट्री का हिस्ट्री जानना ये इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ के पर्सनस को, वहाँ के पीपल को समझना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जैसे अगर आप लोग मॉडर्न में भी पढ़ेंगे, तो
जो ब्रिटिश आपको इंडिया में राज किया था, तो उसका सबसे अच्छा एक गोल क्या था, मतलब ब्रिटिश का राज करने का, उसने क्या किया था, यहाँ पर जो हिस्ट्री होता है, जो मतलब कि हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट होता है, जो इंडिया का जितने भी हिस्टोरिकल, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात हो, चाहे वो मतलब जो भी बुक्स था इंडिया का, चाहे वो पुराण की बात हो, तो उसको उसको ब्रिटिश ने स्टडी किया, चाहे वो भगवत गीता की बात हो, महाभारत की बात हो, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, उसे स्टडी किया, इंडिया का रूल्स को समझा, इंडिया के जो कल्चर्स था, जो सोसाइटी का कल्चर्स था, उसको समझा। तो उसको समझ के वो फिर क्या किया, रूल किया, माइंड्स पर रूल किया, सोसाइटी पर रूल किया, पूरे कंट्री पर रूल किया, 200 साल तक रूल किया। तो एक बहुत बड़ा मतलब मेरिट था ब्रिटिश के साथ कि वो पढ़ना लिखना जानता था, वो हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़कर इंडिया का कल्चर को समझा। उस हिसाब से वो क्या करता था, इंटरवीन नहीं करता था, हस्तक्षेप नहीं करता था हर एक चीज़ में, क्योंकि उसे पता था अगर हम कल्चर को किसी का टच करेंगे, कोई, क्योंकि एक रिलीजन एक सेंसिटिव इशू होता है, तो फिर क्या करेंगे, एक क्या होगा, बैकलैश होगा, मतलब कि उधर से क्या होगा, एक रिसेंटमेंट आएगा, जो कि 1857 की लड़ाई में आपको देखने को मिलेगा। तो एक हिस्ट्री बहुत बड़ा मतलब कि सोर्स माना जाता है किसी भी स्टडी, मतलब सोसाइटी को स्टडी करने का। तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर अगर 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 हम लोग यहाँ बात करें, तो एक मतलब कि एक कहावत भी है और एक कोटेशन भी है, मतलब उसमें बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द हिस्ट्री, देन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड हिस्ट्री डू रिपीट इटसेल्फ। तो वो आज भी हम लोग देखते हैं, जैसे अभी के समय जो अभी युद्ध देख रहे हैं, कोई भी वार देख रहे हैं, वो भी क्या एक तरह से हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। जैसे वर्ल्ड वार का बोला जाता है कि सिचुएशन अभी के समय में इमर्ज हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड से जाके फिर से बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा है। तो ये सब क्या है कि मतलब हिस्ट्री है, पहले भी इस हिस्ट्री में हो चुका है। तो अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं, हिस्ट्री से लर्न नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आप उस चीज़ को, उस मिस्टेक को, उस गलती को फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट हो गया जिसे आप समझ सकते हैं। तो सोर्सेज देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन-कौन से सोर्सेज से हमको हिस्ट्री का पता चलता है। तो सोर्सेज देखें, एक सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है, जिसमें लिखने पढ़ने का चीज़ आपको दिया जाता है। जैसे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, सेकुलर कोई टेक्स्ट हो गया, फॉरेन कोई अकाउंट्स हो गए, जैसे फाहियान हो गए। फाहियान जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो इंडिया आकर अपना जो अकाउंट्स दिए, जो अपना मतलब किताब उसने लिखा, जैसे मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे फॉरेन अकाउंट से भी हमें क्या मिलता है, एक एविडेंसेस मिलता है, एक मतलब पता चलता है उस हिस्ट्री के, उस कल्चर के बारे में, उस समय किस तरह से सोसाइटी में लोग रहा करते थे, क्या मतलब उनका खान पीन था, क्या उनका सोसाइटी का जो कल्चर था, क्या लाइवलीहुड का पैटर्न था, वो सारा चीज़ हमें क्या पता, वहाँ से पता चलता है। फिर अगर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, मटेरियल में जो पत्थर, जो ईंट, जैसे आप आज के समय में देख रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद का जो इशू चल रहा है, या मतलब राम मंदिर का जो चल रहा था, तो उसमें वही हुआ ना, आर्कोलॉजिकल जितने सर्वे ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, उसमें वहाँ पर खुदाई करवाई, खुदाई से पता चला कि हाँ, ये सब चीज़ आपको अंदर गड़ा हुआ था। तो उससे हम लोग जो कॉइन्स मिलता है, जो मतलब जितने भी वहाँ का कॉइन्स हो गया, पॉटरी हो गया, या मूर्ति मिल गया, वो सब क्या हुआ, एक तरह से उसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंसेज है हिस्ट्री को पढ़ने का। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्स में हो गया, जिसे आर्कोलॉजिकल सोर्स जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो यहाँ पर हाइलाइटेड पॉइंट है, जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, तो इसमें फैक्चुअल चीज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन समझ कर उसे मतलब कि याद करेंगे। इस ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ फैक्ट्स को देख रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, नो, पहले समझ लेंगे तो आसानी से फिर क्या होगा, हमें याद रहेगा। फिर जैसे मटेरियल रिमेन्स की बात करें, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हुआ था, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेगा, जैसे पॉटरी मिल गया, किसी तरह का सेरल्स मिलेगा, कौन कौन से फूड यूज किया जाता था उस समय। फिर वर्टिकल अगर डिगिंग कर रहे हैं, तो वहाँ एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मिलता है मटेरियल कल्चर का। फिर जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको स्टोन ब्रिक्स का मिले, उससे पता चल जाएगा किस समय उस समय का पास्ट क्या था। जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोला था बर्nt ब्रिक का यूज किया था, मतलब जो वहाँ का ईंट होता था, जो ईंट एक सूख, पहले क्या होता था, एक सूखा ईंट को मतलब कि उसका दीवार बनाया जाता था, लेकिन वो ईंट को पका कर, जैसे आज के समय पका हुआ ईंट का दीवार बनता है, तो वैसे ईंट को पकाया हुआ, बेक्ड करके ईंट बनाया जाता था। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक यूनिक कल्चर था। फिर रिंग वेल्स हो गया। फिर आपको मेगालिथ, मेगालिथ क्या होता है, एक स्टोन होता है, मतलब बड़ा पत्थर को मेगालिथ मीन्स क्या होता है, आपको लिथ जो होता है, लिथ का जो मतलब होता है, ये इसका मतलब स्टोन होता है, मेगा मीन्स हो गया बड़ा, तो बड़ा पत्थर का भी यूज किया गया साउथ इंडिया में। तो इसमें क्या था, जो मतलब बड़ियल्स होता था, जो मतलब इंसान का जो बड़ियल्स होता था, उस बड़ियल्स में ये पत्थर आपको चारों बगल क्या किया जाता था, लगाया जाता था। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होता था, जैसे कोई राजा हो गया, या मतलब कोई प्रीस्ट हो गया, कोई मतलब महान व्यक्ति हो गया, तो उसमें इस तरह का बड़ियल्स आपको लगाया जाता है, जिसे मेगालिथ बोला जाता है। आयरन एज में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेनली साउथ इंडिया में।
फिर यहाँ देख सकते हैं जो आयरन का जो यूज हुआ था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स को मेनली समझ सकते हैं। लेटर वैदिक एज के बाद यह शुरू हो गया था आयरन का एविडेंसेस, तो उसी के बाद ये महाजनपद का पीरियड्स पे आपको शुरू हो गया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नर्मदा वैली हो गया, आपको नर्मदा वैली साइट्स हो गया, जो कि आपको नर्मदा वैली जानते हैं एमपी में पूरा लोकेटेड हो गया। नॉर्थ ऑफ विंध्यास ये हो गया, मगध हो गया, मगध बिहार में जो रीजन है, फर्स्ट किंगडम एस्टेब्लिश्ड हुआ था। फिर अगर सुलाइमान देखें और कीरताहाड़ हिल्स नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है 8000 साल पहले यहाँ पर वीट और बार्ले का एविडेंसेस देखा गया। फिर अगर यहाँ गारो हिल्स की बात करें, गारो हिल्स कहाँ है आपको, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ एग्रीकल्चर का एविडेंस देखा गया। फिर अगर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें, जो कि अब इंडस नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, यहाँ फर्स्ट सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको देखा गया। जैसे कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उसी से नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर अगर गंगा वैली में देखें तो बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुआ था 2500 साल पहले, जैसे कि आपको मगध हो गया, डिफरेंट जो सिटीज़ हो गया, मगध रीजन हो गया, राजगीर हो गया, ये सब पूरा क्या था उसी समय, जैसे पटना रीजन हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, वो सब उसी समय आपको वहाँ पर डेवलप हुआ था। तो ये सब हमारा एविडेंसेस है, डिफरेंट साइट्स है। फिर अगर आर्कियोलॉजी किस तरह से साइट्स को वहाँ पर डेटिंग करता है, किस तरह से पता चलता है ये कब का साइट्स है, कब मतलब यहाँ पर यह चीज़ पाया गया था, कब यहाँ पर यह चीज़ रखा गया था, तो उसके लिए कार्बन 14 डेटिंग का मेथड यूज़ किया था। कार्बन 14 आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, इसको यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स को स्टडी करने में, मतलब कब इसका हिस्ट्री है, क्लाइमेट को, वेजिटेशन को स्टडी करने में। एक और होता है मतलब पॉलन एनालिसिस से भी यूज़ किया जाता है आपको, मेनली एग्जामिन करने के लिए कि मतलब वेजिटेशन कब का है, मतलब कब ये, जैसे कोई भी ग्रेन्स है, आपको कोई भी अगर चावल का दाना, तो चावल का अगर दाना मिला या भूसा भी मिल रहा है तो उस मतलब कि ग्रेन्स को भी स्टडी किया जाता है, मतलब उससे भी एनालिसिस किया जाता है ये कब का ग्रेन है। जैसे कालीबंगन में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा ग्रेन्स, मोहनजोदाड़ो में मिलेगा। तो ये सब मेथड होता है आर्कोलॉजी का। फिर अगर देखें कार्बन डेटिंग, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस राजस्थान में, कश्मीर में जो 6000 बीसी में यूज किया गया था, उसमें पता चल गया कार्बन डेटिंग मेथड से कब यूज किया गया था। फिर एक एनिमल्स बोन्स का भी देखें, उसका भी एग्जामिन किया जाता है कि डोमेस्टिकेशन हुआ था कि ना। अगर एनिमल्स बोन्स को आप देख रहे हैं किसी भी घर के, कोई भी अगर खुदाई कर उसमें एनिमल बोन्स निकला तो पता चल जाता है कि उस समय आदमी डोमेस्टिकेट, पालतू जानवर को आदमी उसमें पालता था, जानवर को पालता था। अब जिस जिस जानवर का बोन्स मिल रहा है उसे पता चल जाता है, जैसे चाहे वो गाय का हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो कुत्ता का हो, मतलब किसी जानवर का अगर मिल रहा है तो वो आपको एविडेंसेस हुआ। तो ये सब डिफरेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। फिर अगर एराज की बात करें, जो एरा शुरू हुआ जहाँ से डेटिंग शुरू होता है इंडिया का, जो एरा की बात है विक्रम संवत, ये ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत 58 BC से शुरू हुआ, शाक संवत 78 AD से शुरू हुआ, गुप्ता एरा 319 AD से शुरू हुआ। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डेट आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। फिर अगर पॉटरी की बात करें, जो जितने भी पॉटरी थे, जितने भी घड़ा थे, वो घड़ा मतलब कि कब शुरू हुआ, किस समय, कौन सा, जैसे रेड एंड ब्लैक पॉटरी हो गया, ये यूज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा। फिर जो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी था ये आपको वैदिक एज के समय शुरू किया गया था। फिर अगर कॉइन्स की बात करें, जो जितने भी कॉइन्स है, जितने भी जो पैसों की बात करें, वो कौन कौन से कॉइन्स यूज किया था उस समय, उसे न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। जो कॉइन का स्टडी करता है, जो भी मतलब पर्सन कॉइन का स्टडी करता है, उसे स्टडी को क्या बोलते हैं, हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग आर्कोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था ना, आर्कोलॉजिकल इविडेंसेस का जो स्टडी होता है उसे आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। और न्यूमिस्मैटिक्स क्या हो गया, कॉइन का स्टडी करने को न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। फिर अगर जैसे एंशियंट कॉइन्स की बात करें तो वो कॉपर का ही बना होता था, सिल्वर, गोल्ड, लीड का भी बना होता था। कॉइन मोल्ड्स भी बनाया जाता था, जो बर्न्ड क्ले का ही बनाया जाता था। कुशाना पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन मिलेगा गोल्ड कॉइन का, प्योर गोल्ड कॉइन का। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी कॉइन मिलेगा, लेकिन वो गोल्ड का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर इससे क्या पता चलता है कि जो उस समय का जो राजकाल था, उस समय का जो टेन्योर था, जो राजा का जो समय था उस समय, वो थोड़ा सा गरीब था, मतलब उतना ज़्यादा वो अमीर नहीं था। जैसे कुशाना पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोना का कॉइन मिलेगा, लेकिन जो धीरे धीरे कॉपर पर, सिल्वर पर, लीड पर आ गया, तो मतलब कि उस समय स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशंस था वो राज्य का सही नहीं था। उसी तरह आप अर्लीस्ट कॉइन्स की बात करें, जैसे पंच मार्क कॉइन्स हो गया, जो कि सिल्वर का आपको बना हुआ आता था। तो पंच मार्क में क्या हो गया कि जैसे अंगूठा में किसी भी गीला मट्टी को लेकर आप अंगूठा से दबाते हैं तो क्या होता है, एक पंच का निशान बन जाता है। तो मतलब हाथ से आप पंच करें, जैसे पंच आजकल हो गया ना, अटेंडेंस में आपको पंच मार्क किया जाता है, तो उस तरह से पंच मार्क कॉइन्स आपको देखने को मिलेगा। फिर लेटर पीरियड्स में क्या हुआ, धीरे धीरे आपको किंग्स का भी सिंबल देखने को, गॉड्स का भी मिलेगा, डेट्स भी मिलेगा, कब इशू हुआ था उसका डेट्स भी मिलेगा। बहुत तरह का कॉइन्स होता था, स्क्वायर भी होता था, राउंड भी होता था, रेक्टेंगुलर भी होता था। ये सब फैक्ट्स आपको ये फैक्ट ध्यान रखने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप कॉइन के पढ़ रहे हैं तो कॉइन ऑटोमेटिक आपको याद आएगा, या कॉइन तो सब
सब स्फीयर में हो सकता है, सब मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकता है, किसी भी मेटल का बना हुआ हो सकता है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉइन्स देखे, ये सब क्या हुआ, कॉइन्स में आपको कभी राजा का, कभी कोई मतलब एनिमल्स का पिक्चर बना हुआ है, ये सब देख सकते हैं। पंच मार्क कॉइन्स भी देख सकते हैं। ये पूरा जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स पर देख सकते हैं किस तरह का स्क्रिप्टेड है, ये देख सकते हैं तोरण का आपको फिगर है। फिर ये हम लोग देखेंगे जो प्रीस्ट की हम लोग बात करेंगे, तो ये बियर्डेड प्रीस्ट था, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोहनजोदाड़ो से मिला था। ये इंस्क्रिप्शंस की बात करें जो आपको मेनली लिटरेरी सोर्सेज हो जाता है एक तरह से, कि इंस्क्राइब किया गया किसी दीवार। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह का हिस्ट्री है आपको। तो सबसे पहले कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये लेक्चर को ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लेंदी नहीं करेंगे, जो जो क्योंकि क्या होगा कि अगर शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर होगा तो फिर आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हिस्ट्री का वैसे भी कोई मतलब लेंदी लेक्चर को देखना नहीं चाहता। टाइम से वो अगर टाइम ही देख के वो क्या करता है, उसे छोड़ देता है। तो फिर देखिए द कॉइन्स देखे, वो इंस्क्राइब, कुछ कुछ कॉइन्स इंस्क्राइब नहीं था, कुछ कुछ स्टैम्प था, सिम्बॉल्स भी यूज किया था, पंचेस भी यूज किया गया था, उसे पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता है। फिर पोस्ट मॉडर्न में आपको कॉइन्स बहुत मिला, जैसे लीड का भी, प्लैटिन का भी, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह का कॉइन्स आपको देखने को मिलेगा। कॉइन्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रूलिंग डायनेस्टी कौन है उसके बारे में पता चल जाता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या था, क्राफ्ट एंड कॉमर्स था, कहाँ कहाँ से कॉइन आपको मिला है उसे पता चल जाता है, किस किस कंट्री से ट्रेड रिलेशन था। फिर गुप्ता ने क्या किया, बहुत सारे कॉइन्स को रिलीज किया था, बहुत सारे कॉइन को लॉन्च किया था गुप्ता, जो उस समय का कॉमर्स और ट्रेड बहुत फ्लरिश्ड होता है। तो उससे ये पता चलता है, जैसे अगर आपका कॉइन्स, जैसे आज के समय का अगर कॉइन्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपका बिकता होगा, इसलिए आपके पास इतना पैसा, इतना कॉइन्स आपके साथ मिल रहा है। तो ये आपको गुप्ता एरिया में ज़्यादा देखा है, गुप्ता का जो पीरियड था। फिर पोस्ट गुप्ता में क्या होगा, ट्रेड का डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे, जो मतलब जो ट्रेड था वो कम होते गया। फिर कॉइन्स देखे, उसमें रिलीजियस सिम्बॉल्स भी मिलेगा, लीजेंड्स भी मिलेगा। सातवाहना में अगर देखें तो वहाँ भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आंध्रा रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होगा, फिगर से आप समझ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये दीवार पर जो पूरा आपको लिखा हुआ है, इसे हम इंस्क्रिप्शन करते हैं। किसी भी हार्ड सरफेस पर, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो किसी तरह का पत्थर हो, या मतलब किसी भी तरह का जो वुडन ब्लॉक हो, और उस पर अच्छे से इंस्क्राइब किया गया, मतलब लकड़ी आपको पूरा अच्छे से लिखा गया है, तो उसे इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। तो जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन होता है, जैसे किसी पत्थर पर लिखा हुआ, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी कहते हैं। जो पैलियो का मतलब होता है, इसका मतलब ओल्ड होता है। ग्राफी जानते हैं, ग्राफी को स्टडी होता है, उसे ग्राफी कहते हैं। राइटिंग्स, जो स्टडी का राइटिंग्स करते हैं, तो पैलियो मीन्स ओल्ड हुआ, तो वो उसको ओल्ड इंस्क्रिप्शंस को पैलियोग्राफी बोला जाता है। तो इंस्क्रिप्शन जो कार्व किया गया था सील्स पर, स्टोन पिलर्स पर, रॉक्स पर भी किया, कॉपर प्लेट्स पर, टेम्पल वाल्स पर, ब्रिक्स पर, तो ये सब क्या हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया। फिर अगर क्रिश्चियन एरा की बात करें तो स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। 2500 बीसी में देखिए बहुत सारे सील्स मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट देख सकते, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट था, ये ध्यान रखना आपको, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्शन था, डिसाइफर्ड किया गया था, वो सबसे ज़्यादा, सबसे ओल्डेस्ट कौन था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट चार होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होता है, एक कौन सा स्क्रिप्ट होता है, ग्रीक स्क्रिप्ट होता है, प्राकृत, प्राकृत तो लैंग्वेज होता है, ब्राह्मी हो गया, खरोस्ती स्क्रिप्ट हो गया, ग्रीक हो गया, खरोस्ती हो गया, ग्रीक हो गया, और कौन सा स्क्रिप्ट था, एक आपको और एक स्क्रिप्ट है, ग्रीक स्क्रिप्ट, एरामिक स्क्रिप्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज भी होता है, ग्रीक, एरामिक लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज हो गया, पाली लैंग्वेज हो गया। तो अशोका द्वारा ये सबसे पहला जो ओल्डेस्ट जो स्क्रिप्शन डिसाइफर किया गया था, वो आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। फिर अगर जेम्स प्रिंसेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है, बहुत बार रिपीटेड है आपको, मेनली स्टेट पीसीएस में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जो कि अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन था, उसे सबसे पहले इसने क्या किया था, डिसाइफर किया था, उसे समझा था, उसके बाद लोगों को पता चला अशोका के बारे में। तो ये सिविल सर्वेंट था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यहाँ राजा का पिक्चर है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शन है आपको इस पर दिया गया है। ये आपको क्या होगा, लिटरेरी सोर्स हो गया, जो कागज़ पर पूरा लिखा गया, ये पूरा मोनूमेंट्स हो गया, ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गया, पॉटरी का, किस तरह से क्या ग्लास में बन रहा था, किस मिट्टी से बन रहा था, पेंटेड ग्रे वेयर था या रेड एंड ब्लैक वेयर था, ये देख सकते हैं। ये पूरा आपको क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, जो दीवार पर आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो ये फोटो से आप इसे समझ सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स, मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स इसमें क्या, नर्मदा वैली सबसे पहला, यहाँ तो वो हमने देख ही लिया था, नर्मदा वैली, विंध्यास, मगध, सुलाइमान, गारो हिल्स। तो ये सब पूरा आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये कार्बन 14 मेथड था, वो हम लोग वही रिपीट हो रहा है यहाँ पर स्लाइड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे। तो ये जेम्स प्रिंसेप यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर जो दो अशोकन का जो पिलर्स था, वो फिरोज था, आपको फिरोज शाह तुगलक वहाँ से आपको इस्टेब्लिश लेकर आया था, जो अशोकन पिलर्स था दिल्ली में।
वहाँ पर कोटला में देखेंगे वो आपको पिलर लगा हुआ है। फिर जो लैंग्वेज यूज किया था इंस्क्रिप्शन में, मेनली संस्कृत लैंग्वेज था, कहीं प्राकृत लैंग्वेज था, कहीं रीजनल लैंग्वेज भी यूज किया गया, कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, खरोस्ती स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो क्या होगा, जैसे हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट आपको क्या ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा जाता था, और खरोस्ती थी राइट टू लेफ्ट लिखा, जैसे उर्दू लैंग्वेज होता है। फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, देखें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको ज़्यादा प्रिवेलिंग करता था गुप्ता एरा में। ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट है जो मेनली अफगानिस्तान में लिखा जाता था, अफगानिस्तान एरिया में। फिर बोघज कोई इंस्क्रिप्शन है जो कि एशिया का माइनर मेंशन है, वैदिक गॉड्स मित्रा वरुणा इंद्रा ये सब आपको इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलेगा। फिर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन देखें तो कुछ रॉयल्स ऑर्डर्स का वहाँ पर जो डिसीजंस है वो में देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म जैनिज्म वैष्णिज्म के बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है उसके अंदर, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन आपको अचीवमेंट्स किंग्स किंग्स का मिलेगा, कहाँ का उसने कौन कौन सा युद्ध जीता था, चाहे वो इलाहाबाद क्लियर इंस्क्रिप्शन हो समुद्रगुप्ता का। तो ये याद रखना, इलाहाबाद किसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ डोनेशंस के बारे में, ब्राह्मण को क्या क्या डोनेशन दिया गया, लैंड ग्रांट्स क्या दिया गया, कॉपर प्लेट्स में क्या क्या इंग्रेव किया, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कशन का जो टॉपिक होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट जो ये टेबल होता है, वो टेबल को आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब याद ही कर लीजिएगा, समझ तो लिए लेकिन इसे याद करना। जैसे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये आपको साउथ चेन्नई में आपको इंस्क्रिप्शन पाया गया, इसमें सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात किया गया। ईरान इंस्क्रिप्शन जो कि आपको मध्य प्रदेश में बीना रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन पाया गया है। उसमें सती, सबसे पहला जो सती का मेंशन किया गया वो वहाँ किया, ये पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बेसनगर विदिशा इंस्क्रिप्शन है जो कि मध्य प्रदेश में, इसमें हेलिडोरस और शुंगा के बारे में प्राकृत लैंग्वेज में यूज किया गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लॉर्ड वासुदेवा के बारे में बताया गया। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपको गुजरात जूनागढ़ में ये प्योर संस्कृत रुद्र दमन जो शाक्यरानिस था उसके बारे में बताया गया। फिर मेहरौली इंस्क्रिप्शन था विष्णुगुप्त, ये उदयगिरी मध्य प्रदेश में, इसमें दिल्ली में फिर इसे ट्रांसफर किया, चंद्रगुप्ता टू के बारे में बताया गया। अहिहोल इंस्क्रिप्शन जो कि बागलकोट कर्नाटका में, इसमें पुलकेशन टू हर्षवर्धना संस्कृत रवि कीर्ति के बारे में बताया गया। फिर अगर यहाँ पर देखें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये समुद्रगुप्ता, ये वही चीज़ है। फिर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन देखें, ये इंपॉर्टेंट है, नेपाल में जिसमें अशोका ने गया था, वहाँ पर अशोका ने इंस्क्रिप्शन को वहाँ पर करवाया है, तो ये आपको अशोका के बारे में यहाँ बताया गया, बुद्धा का बर्थ प्लेस है। फिर मंडसौन इंस्क्रिप्शन देखें, मध्य प्रदेश में हाथी गुम्फा, उड़ीसा में कलिंगा युद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर लिटरेरी सोर्सेज में देखें तो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज है, बुद्धिस्ट का सोर्स है, जैनाज का सोर्स है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कभी कभी बर्च बार्क पर, पेड़ों की छाल पर, पाम लीव्स पर बनाया जाता था, कभी लेदर पर, कभी वुडन टेबल्स पर, ये सारा आपको चीज़ बनाया जाता है। फिर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जैसे बहुत सारे सोर्सेज मिलेगा, बुक्स मिलेगा, चाहे बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, वैदिक लिटरेचर मिलेगा, जैसे ऋग वैदिक एरिया में कौन कौन से बुक लिखा गया था, पुरानाज मिलेगा बहुत सारा, जैसे 18 पुराणाज है जिसमें कि वायु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सब आपको पुराण जिसमें कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर देखें महाभारत रामायण में, तो जो कि 400 AD में आपको कंपाइल किया गया था, महाभारत ओल्डर है, रामायण उससे बाद कंपाइल किया गया था। 8800 वर्सेज है, आपको जय संहिता ने उसे कंपाइल किया था, 24,000 आपको। फिर अगर देखें तो वहाँ पर 24,000 तक बढ़ गया। फिर भारता ने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा ये है कि इसमें कितने आपको किसने पब्लिश किया था। फिर अगर यहाँ महाभारत की बात करें तो इसे सप्तसहस्री संहिता ही बोला जाता है। रामायण में देखें तो 24,000 तक पूरा आपको श्लोक है, महाभारत से ये ज़्यादा बड़ा, मतलब महाभारत सबसे ज़्यादा बड़ा, उसके बाद आपको रामायण है। फिर जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट था वो पाली लैंग्वेज में था, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। फिर अगर यहाँ पर सेकंड अगर देखें, यहाँ पर सेंचुरी BC में श्रीलंका में बहुत सारे बुक पब्लिश किया गया था, जात का स्टोरी है, बुद्धा का जो प्रीवियस बर्थ का पूरा स्टोरी है। प्राकृत लैंग्वेज में अगर देखें वल्लभी में आपको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था वल्लभी में, इसे मतलब कंपाइल किया गया था किसे, जैना टेक्स्ट को, जैना टेक्स्ट प्राकृतिक में और बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको पाली में। फिर सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो धर्मशास्त्र हो गया, स्मृति हो गया, संगम लिटरेचर हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ देखें अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वहाँ बहुत सारे बुक्स आपको 15 पार्ट्स में डिवाइड, इसमें स्टेट ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में बताया गया। फिर भाषा, कालिदास बाणभट्ट का बहुत सारा बुक है। फिर बाणभट्ट का हर्षचरिता का बहुत सारा यहाँ पर आपको किताब देखने को मिलेगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा सोर्सेज कहाँ है। फिर चाइनीज सोर्स में देखें ह्यूआन सांग का, फिर फाइयान का सोर्स मिलेगा, मेगस्थनीज का सोर्स मिलेगा, सेंड्रोकोटस का सोर्स मिलेगा। फिर जो यहाँ टॉलमी का ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा, बड़े गाजा भरूच के बारे में हमें हिस्ट्री का पता चलता है। फिर अरब सोर्सेज है, जैसे सुलाइमान का हो गया, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। सिलसिलात उत्तारी, अल मसूदी का मुरुज अल जहाब, अल बरूनी का तहकीक हिंद, किताब उल हिंद। फिर अरब स्कॉलर्स का महमूद ऑफ गजनी के साथ यह मतलब इंडिया आया था। फिर मदुराई देखें, यह कहाँ पर है, वैगाई रिवर पर आपको सिचुएटेड है। इस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस है, मॉडर्न हिस्टोरियंस मनु स्मृति हो गया,
ये कोड ऑफ जेंटू जो इंग्लिश द्वारा पब्लिश किया गया था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में जो खोला गया था सर विलियम्स जोन्स द्वारा, उसमें अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया, संस्कृत बुक था। फिर चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता गोविंद आपको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया था। फिर विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा अर्ली ऑफ हिस्ट्री इंडिया लिखा गया था। पांडुरंग वमन काने द्वारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल कोड एंड एथिक्स किताब लिखा गया था। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको हिस्टोरियन है, बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ये इसमें कोई चारा नहीं है। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जो आर्थर लेविल बासम, ए एल बासम नाम है इनका, इन्होंने द वंडर दैट वाज इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसमें पूरा इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया। तो बहुत सारे जो पुराना किताब था उसमें आपको जो ब्रिटिश का बुक लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें बहुत सारे ब्रिटिश ने क्रिटिसाइज किया इंडिया कल्चर को, लेकिन ये पूरे भी निगेटिव जो स्टीरियोटाइप था इंडिया के बारे में उसको इसने खारिज किया पूरी तरीके से। तो ये अच्छा बुक माना जाता है आपको, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं यहाँ पर देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं यहाँ पर, उनके बुक्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे जितने आपने पढ़ा है वो पूरा एक नीचे समरी के रूप में आपको दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना, अगर पूरा याद नहीं रखें तो कम से कम इसे याद रखें। मुद्रा राक्षस, विशिष्ट, विशाख दत्त द्वारा राजतरंगिणी, काल हानार, करित कथा, सरित सागर, सोमदेव, कामसूत्र, वतस्याना, प्रसन्न तोड़ मल्लिका, अमोघ वर्षा, स्वप्न दसमात्म भाषा, बुद्ध चरिता, अश्वघोष, नाट्य शास्त्र भारता, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, अमोघ मरसा, अमर सिम्हा, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बारह मिहिर, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, नीति सारा, कमंडका, ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति द्वारा, इंडिका, मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये तो सब जानते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चरक संहिता चरक, लीलावती भास्कराचार्य, हर्षचरिता कदम्बरी, ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, इसमें मिसप्रिंट है, और नागनंदा रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा। फिर गाथा सप्तशती हाला द्वारा, अष्टध्यायी पाणिनि द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा, फिर नास नाइस ध चरित्र श्री हर्षा द्वारा, मृच कटिका सुद्रका द्वारा, गीता गोविंद जयदेव द्वारा, नवरत्न वीर सेना द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, जो कि मेंशन है एनसीईआरटी सिलेबस में उतना ही पढ़े। बाकी आपको किसी भी अगर रेफरेंस सोर्सेज में दिया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। इतना भी अगर आप याद रखें तो बहुत है, क्योंकि स्टूडेंट को एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का जो फैक्ट्स है वो याद ही नहीं रहता। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए आपको इस तरह से जो सिलेबस है, जो मेनली एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, वो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई चारा नहीं है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, और जो कंसेप्ट हमने समझ लिया तो ये आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो हमारा ये आज का डिस्कशन था सोर्सेज के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हम लोग आगे का जो चैप्टर था, जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसे आगे हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इससे मतलब जो पूरे पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको क्वालिटी जीएस क्लासेस में, जो कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसे प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।